नए साल के आगाज पर भी स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 1,76,355 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बुलंद। एफबीआई टैक्स हदफ पूरा करने में एक बार फिर नाकाम। रवा माली साल की पहली छमाही में टैक्स हदफ पूरा ना हो सका। 335 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का सामना। हुकूमत का पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ 3.71% होने का दावा। एहसन इकबाल ने माली साल के दौरान तरक्की की शरह 4% से जायद रहने की तवक्को जाहिर कर दी। नए साल के पहले दिन ही तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। कोहाट से बड़ा जखीरा दरियाफ्त। यौमिया 4100 से जायद बैरल तेल हासिल होगा। 1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट गैस भी मिलेगी। यहां पर अब कुछ जिक्र करते हैं गैर मुल्की करेंसियों का। आज बैंक हॉलिडे होने के बायस इंटरबैंक मार्केट बंद रही, लेकिन गुज़श्ता रोज का जिक्र करें तो अहम गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में रुपए की कदर में कुछ बेहतरी रही है। आपको ये भी बताएं कि अमरीकी डॉलर की बात करें तो अमरीकी डॉलर 3 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद ये 280 रुपये 12 पैसे पर आ गया है। यूरो की बात कर ली जाए तो ये 79 पैसे सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 1 रुपया 27 पैसे कमी के बाद 377 रुपये 17 पैसे पर आ गया है। सऊदी रियाल पर भी नजर डाल लेते हैं। सऊदी रियाल और चाइनीज युआन की कदर में कोई चेंज नहीं आया है। सोने की बात करते हैं। साल के आखिर में हमने देखा था कि बड़ी कमी हुई थी। नए साल के पहले रोज भी कमी का सिलसिला जारी है। फी तोला कीमत में 2,500 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 4,54,562 रुपये पर आ गई है। तो ये तो हमने जाना है। आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि साल 2025 पाकिस्तान की मईशत के लिए कई हवालों से अहम साबित हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम तो हासिल हो गया, मगर मईशत तरक्की की रफ्तार ना पकड़ सकी। ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। रुपये की कदर मुस्तहकम रही। दूसरी तरफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसलों का बोझ अवाम को उठाना पड़ा। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने मुश्किलात को बढ़ा दिया है। बरामदात में इजाफे का हदफ पूरा ना हो सका। कर्जों और माली दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना भी रहा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। दरामदी पाबंदियों में नरमी से तजारती खसारा बढ़ने लगा है। टैक्स हदफ भी पूरा नहीं हो सका है। टैक्स टू जीडीपी की शरह और नेट में इजाफा नहीं हो सका। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर भी रहा, ये हमने देखा। फिर गैर रजिस्टर्ड सेक्टर्स हैं, ज़राई शोबा है, रिटेलर्स हैं, उनको टैक्स नेट में ना लाया जा सका। तो आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि 2025 ने पाकिस्तान की मईशत को क्या दिया और आगे का रास्ता कैसा रहेगा। इस पर आपको पहले खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं शकील अहमद की, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। साल 2025 पाकिस्तान की मईशत के लिए उतार चढ़ाव का साल रहा। जहां मुख्तलिफ शोबों में काबिल कदर तरक्की देखी गई, वहां मुतअद्दिद चैलेंजेस ने मुआशी सूरत हाल पर असर डाला। सैलाब के बावजूद ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी, सनती शोबे की पैदावार का मुस्बत रहना और तरसीलात ज़र में खातिर खा इजाफा खुशाइंद है, मगर टैक्स रेवन्यू, बरामदात में कमी, महंगाई का दबाव और सरमायाकारी में कमी ने मुआशी इस्तेहकाम को महदूद रखा। इस रिपोर्ट में हम साल 2025 की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेंगे ताकि साल 2026 के लिए बेहतर रहनुमाई हासिल हो सके। पाकिस्तान की मईशत के लिए 2025 इस्लाहात, कामयाबियों और खदशात के इम्तजाज का साल रहा। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए गए। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई। सख्त इकदामात के बाइस IMF के साथ न सिर्फ $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहा, बल्कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.2 अरब का नया प्रोग्राम भी मिल गया। माली साल की पहली छमाही में GDP ग्रोथ 3.71% तक पहुँच गई। पिछले साल डेट के अंदर जो हमारे तीनों रेटिंग्स एजेंसीज हैं, S&P, मूडीज़, फिच, उन्होंने भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी दी, अपग्रेड भी की हमारी रेटिंग। और मुआशी इस्तेहकाम में जो एक फिस्कल डिसिप्लिन का कम अज़ कम अमल है वो आपके सामने है। चाहे उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है, टैरिफ रिफॉर्म्स हैं, दीगर रिफॉर्म्स हैं, वो सब साथ साथ चल रहे हैं। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल ये रहा, क्या इस इस्तेहकाम का फायदा आम आदमी तक पहुंचा? इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। नए लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी 20 साल की बुलंद तरीन सतह 7.1% तक पहुँच गई। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम जरूर हुई, लेकिन अवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ न मिल सका। ये एक टिपिकल IMF प्रोग्राम का साल था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमें अचीव हुई है, लेकिन जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आम आदमी तक, इसके जो फायदे हैं वो नहीं पहुंच पाए। वज़ारत खजाना के मुताबिक साल 2025 में बड़ी सनतों की कारकर्दगी में बेहतरी आना शुरू हो गई। गरीब तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी फंड्स खर्च किए गए। ज़र मुबादला ज़खायर और माली नज़्म-ओ-ज़ब्त में बेहतरी आई है, जिससे आइंदा रोजगार के मौके बढ़ाने की राह हमवार होगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
शकील की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। शकील हमारे साथ लाइन पर मौजूद भी हैं। शकील, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शकील, आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं मईशत को लेकर, और जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर से बेरोजगारी है, टैक्स हदफ हमारे पूरे नहीं हो रहे, कोई भी हदफ हमारे पूरे नहीं हो सके। अब अगर बात की जाए मईशत को लेकर, आपको क्या लगता है बुनियादी वजूहात क्या हैं इस वक्त हमारे जो टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे मईशत को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहले तो आपको नया साल मुबारक। और 2025 का जो साल था वो पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी हंगामा खेज किस्म का था, क्योंकि उतार चढ़ाव आता रहा। लेकिन नया साल जो शुरू हुआ है उसमें अच्छी खबर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। 8.5 रुपये फी लीटर से लेके कोई 10.28 फी लीटर। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 6.1 से कम होकर 5.9 हो गया। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2025 का जो साल था उसमें जो फंडामेंटल इश्यूज थे वो वहीं के वहीं हैं। अगरचे हम IMF के प्रोग्राम में हैं, ऑन ट्रैक हैं, IMF के हमने कुछ अहदाफ पूरे किए, हमें 8.2 बिलियन डॉलर मिल गए, जिसमें 7 अरब डॉलर का जो प्रोग्राम है उसके तहत 1 बिलियन डॉलर, और फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के कुछ पैसे हमें मिले 1.2 बिलियन डॉलर। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो आम आदमी है उसको उस तरह का रिलीफ मिलता नजर नहीं आया। आप देखें जो बेरोजगारी है, जैसे आपने जिक्र किया कि 20 साल की बुलंद तरीन सतह पे है 7.1%। इसी तरह जो महंगाई है उसमें मामूली सी कमी आई है, मुतदल रही है, लेकिन जो गुर्बत है उसमें खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। फिर सबसे अहम बात यह है शाहजेब कि जो आम आदमी है उसकी जो परचेजिंग पावर है अब वो इम्प्रूव नहीं हुई, तो उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशानी का शिकार हैं। मुआशी हालात, हुकूमत इंडिकेटर्स जो शो कर रही है उसमें यकीनन कुछ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हुए हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बूम कर रही है, और इसके अलावा कुछ दीगर नंबर्स हैं। लेकिन आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जमूद का शिकार हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कमी हुई है। बल्कि बिल्कुल शकील, हम यही सब कुछ समझना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी इस तरह रुकी हुई क्यों है। स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट इस वक्त बूम उसमें देखा जा रहा है, उसकी वजूहात क्या है? हमें मुआशी तज्ज़ियाकार हैं आबिद सुलेहरी साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, जब हम देख रहे हैं कि टैक्स टू GDP की बात करें तो रेशो 10% से कम रहा है, इन्वेस्टमेंट टू GDP को देखा जाए तो इसकी रेशो 14% से कम रहा, फिर साथ साथ जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो देखा जा रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वो रेमिटेंसेस इनफ्लो की वजह से है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, लेकिन सिर्फ IT को लेके और सर्विसेज में लेके जो बाकी हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उसमें हमने एक्सपोर्ट्स में कोई खास इजाफा नहीं देखा है। जो टैक्स हदफ हमने सेट किया वो पूरा नहीं हो सका, उसमें बड़ा एक शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो FDI है वो भी चंद सेक्टर्स में हुई है। आपने 2025 के हवाले से एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा, वो भी हम देख रहे हैं, उसमें आपने इसी का अहाता भी किया है। मैं चाहता हूं कि हम ये समझ सकें जो ग्रोथ की इस वक्त गवर्नमेंट बात कर रही है, अब वो ग्रोथ इस वक्त किस तरीके से हो रही है, और आने वाले वक्त में अब हम क्योंकि ज़ाहिर है 2026 में एंटर हो गए हैं और आधा माली साल भी रह गया है, वो आधे माली साल में किस तरीके से हमारी जो मईशत है वो बेहतर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम 2-3 अलग-अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। पहली चीज़ जो है वो तो हमें देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब हम कहते हैं तो आसान अल्फाज में नाजरीन के लिए उसका मतलब क्या है। दूसरा है कि जब ग्रोथ है तो ग्रोथ को हम देख सकें कि ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या हैं और ग्रोथ कैसे अचीव की जा सकती है। और तीसरा जो एक आम पाकिस्तानी के लिए उसका क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। तो ये 3 अलग चीज़ों को हमें देखें। अगर मैं पहले देखता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली आपको अचीव होती हुई नज़र आई, और उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान जो कि एक डिफ़ॉल्ट के धाने पे था, अब वो उस डिफ़ॉल्ट के दाने पे नहीं है। 2024 के मुकाबले में जब आप कंपेयर करते हैं, खा वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो हमारे इन्फ्लेशन की सतह, और इन्फ्लेशन में कमी का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें महंगी होना बंद हो गई, बल्कि चीज़ें जिस रफ्तार से महंगी हो रही थी उस रफ्तार से अब महंगी नहीं हो रही हैं। या इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट में जो शरह सूद में कमी आई, और जो बाकी आपके जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक इकॉनमी के तौर पे बताती हैं कि आपके दिवालिया होने के कितने खुदा खासा चांसेस हैं और अब आप उससे कितना आगे बढ़ गए। और यहाँ पे ये आर्गूमेंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त की जो स्टेबिलिटी है वो IMF की मरहून मिन्नत है, वो दोस्त ममालिक के रोल ओवर्स की मरहून मिन्नत है, चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया। लेकिन उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि पिछले 10 सालों में ऐसा ही था। ये कोई नई चीज़ नहीं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा IMF प्रोग्राम में गया है या पाकिस्तान को पहली दफ़ा रोल ओवर लेना पड़े। और इन एक्सटर्नल फाइनेंसेस के बावजूद अगर आप डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे तो उसका मतलब है कि 2025 का साल जो है वो
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है अभी तक वो लाने में कामयाब रहा। इसमें जो एक परसिस्टेंस है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मरहुमा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा ने भी अपने इंटरिम सेटअप में और अब सेनेटर औरंगजेब ने कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स को कम से कम मईशत पे असरअंदाज होने दें। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ IMF के प्रोग्राम में रह के हो ही नहीं सकती। तो या आपके पास चॉइसेस होती हैं, या आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, यानी या तो आप ICU में और हॉस्पिटल में होते हैं, या आप बाहर जॉगिंग ट्रैक पे एक नॉर्मल स्पीड पे जॉग कर रहे होते हैं। तो अगर आप IMF प्रोग्राम में हैं तो ये बजाते खुद एक इंडिकेटर है कि आपके जो पॉलिसीज हैं वो इस वक्त आपको ग्रोथ नहीं दे पाएंगी, वो सिर्फ आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगी। जैसे कि कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेबिलिटी दे सकती है, हमारी इस वक्त ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं। लेकिन जब हम दीगर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स की बात करें, हम अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने की बात करें, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो उनकी बहुत बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम देखें, उसमें भी उस तरीके से बेहतरी नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट लेड हमारी ग्रोथ हो नहीं रही है। अब आप क्या समझते हैं, अगर हमने ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमें फिर किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होगा ताकि FDI में भी इजाफा हो सके तमाम सेक्टर्स में? देखिए, अब इसको हमें देखना है कि हुकूमत को इसमें क्वेश्चन कहाँ से मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक करवाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने के लिए मुझे IMF या वर्ल्ड बैंक जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। वो मुझे खुद से पता है, अगर मैंने प्रायोरिटाइज करना है फॉर एग्जांपल PSGP की स्पेंडिंग को, तो मुझे खुद पता है कि कौन से प्रोडक्टिव सेक्टर है यहाँ पे और कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि नियर कंप्लीशन है जिस पर मुझे पहले फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं एनुअल डेवलपमेंट प्लान में सूबों में या वफाक में जिन पे डिले किया जा सकता है। अगर मुझे ये देखना है कि मेरी पॉलिसीज आपस में कंट्राडिक्ट कैसे कर रही है, जैसे कि इस वक्त सोलर एनर्जी पे नेट मीटरिंग और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, तो वहाँ पे गालिबन मुझे कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके IMF के पास जाना होगा कि मैं IMF को जाके बता सकूं कि अगर बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा करवा दूं मैं उसको इंडस्ट्री को थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ दे दूं, तो जो पैसे मुझे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे देने हैं वो यहाँ पे लग जाए। कम से कम मैं बिजली खरीदे बगैर तो पैसे जो है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की शक्ल में ना दे रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये डेफिनेटली इन पे अमल दरामद हो सकता है। उसमें जो मेजर चीज़ थी वो थी रिलायबिलिटी की, कि हमारी जो अभी तक की मुआशी सफ़र है वो उसकी सिम तो एकदम से तब्दील नहीं हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर था, जो मैं 2025 की अगर मैं वो गिनवाऊँ अपनी अचीवमेंट्स, तो वो रुपए की कदर का मुस्तहकम रहना है। रुपया जो है आपने देखा कि रेंज बाउंड रहा है पूरा साल में। वो जो जंप्स आते थे कि एकदम से 20 रुपये बढ़ गया और 2 रुपये कम हो गया, फिर 20 रुपये बढ़ गया, वो वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो आई थिंक ये वाली लेकिन आप साहब, जब हम बिल्कुल आप स्टेबिलिटी की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन हम जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब आजकल NFC का जिक्र भी हो रहा है। NFC की मद में जिस तरीके से हम सूबों को पैसा बांट रहे हैं 57.5%, उसमें आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर सकती है कि जो तमाम इस वक्त CM है उनको ये मनाया जाए और ये बात की जाए कि किस तरीके से एक और अमेंडमेंट ऐसी की जाए कि उस शेयर को कम किया जा सके, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ऐसा मुमकिन नहीं है। 18वीं तरमीम में तो ऐसा ही लिखा गया है कि उस शेयर को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको भी कुछ बेहतर करने की जरूरत है ताकि सूबे भी जो अपनी ग्रोथ है उस पर ध्यान दें? मेरा नहीं ख्याल कि इस पे फौरी तौर पे कुछ कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सकता है। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान था कि क्या NFC को पता है कि हम 2025 में रह रहे हैं। जो यकीनन इस पे एक ओपन माइंडेडनेस दिखानी चाहिए कि जो चीज़ें आज से एक दहाई पहले 7वें NFC पे जो चीज़ें डिसाइड हुई थी वो अब मारूजी हालात वो नहीं रहे हैं, आपके रेवेन्यू के रिसोर्सेज वो नहीं रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स की नोयत चेंज हो चुकी है, आपकी पूरी जो इकोनॉमी है उसको अब डिजिटलाइजेशन के बाद और AI के बाद उसमें बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। और सबसे बड़ा जो है जिसपे कि कई हलकों की जानिब से बारहा बात होती है कि जब आप इंसेंटिवाइज कर देते हैं कि अगर आपकी आबादी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे बुनियादी तौर पे आप एक जो नेगेटिव इंसेंटिव है वो क्रिएट कर रहे हैं कि जी ठीक है पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, पैसे तो आबादी के हिस्से पे मिल ही जाएंगे। तो इस पे एक जो है कंडूसिव और ओपन डिबेट कैंडिड होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास IPCC का फोरम मौजूद है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फोरम पे उसको डिस्कस करना चाहिए।